हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमीज जेई चैनल। दिस इज जेई लाइव डेली और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है इलिप्स का। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जो ये चैप्टर पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन हमने पैराबोला बच्चों पहले बहुत डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने मिस आउट किया है तो उसने पैराबोला के लेक्चर्स देखना चाहिए। टोटल 9 लेक्चर्स में हमने यहाँ पे पैराबोला स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कवर करने की कोशिश की है। आई एम समीर चिंचोलीकर, योर मैथमेटिक्स मेंटर ऑन अनअकैडमी जेई चैनल, एंड आई गेस यू ऑल्सो नो ऑल द अदर टीचर्स ऑफ अनअकैडमी जेई चैनल, जैन सर, पारस सर एंड नमो सर। बच्चों यहाँ पे हम चारों टीचर्स की जो टीम है आपके साथ में रेगुलरली डिस्कस कर रही है अनअकैडमी जेई चैनल के ऊपर क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ जेई एग्जामिनेशन। तो अभी तक भी अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सबसे पहले तो वो लाल बटन दब जाना चाहिए और बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आपके इस तरह के लाइव लेक्चर्स कभी भी मिस ना हो। ऑलराइट, लॉट ऑफ यू हैव ऑलरेडी जॉइंड इन, दैट्स रियली ग्रेट। मैं जानता हूं यहाँ पे आपकी एग्जाम अब ज्यादा क्लोज आने वाली है, ठीक है। जो 11th के बच्चे हैं वो भी यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन फील कर रहे होंगे, 12th के बच्चे तो शायद टेंशन के अंदर दबे जा रहे होंगे इस वक्त। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं वही यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी चीज को सीखने का और ज्यादा समय तक याद रख के अप्लाई करने का, ठीक है। यहां पे आप अगर सोचोगे कि हम 1 घंटे के अंदर जो है पूरा का पूरा इलिप्स पढ़ लेंगे, 1 घंटे के अंदर पूरा हाइपरबोला पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। टाइम देना पड़ता है, जहां पे टाइम देंगे वो चीजें हमें ज्यादा समझ में आएंगी और हम उन चीजों को एग्जाम में ज्यादा अच्छे से अप्लाई भी कर पाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट मैराथन विच इज फॉर इलिप्स, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो इन लेक्चर्स को, ठीक है। आपके जो शेयर्स हैं वही एक्चुअली लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं कि यार अनअकैडमी जेई चैनल के ऊपर क्वालिटी कंटेंट डिस्कस किया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है सारे बच्चों को। और अगर कोई मिस आउट कर रहा है तो उसने बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और शेयर करते समय आप यूज करो #JLiveDaily, ठीक है, विच इज द हैशटैग ऑफ अवर रिवॉल्यूशन दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट यूजिंग दिस चैनल, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन हर किसी बच्चे को मिलना चाहिए, इस मकसद के साथ में ये चैनल स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और बच्चों साथ ही साथ आप टैग कर सकते हो हम इस सभी टीचर्स को, और मुझे अगर टैग करना है इंस्टा पे तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो हैंडल Samir_IITR, ठीक है। और बच्चों आप कनेक्टेड रह सकते हो हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के ऊपर। टेलीग्राम ऐप के ऊपर हमारा जो अनअकैडमी जेई का ग्रुप है उसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे 28 से 29 हज़ार बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आप अगर अभी भी नहीं हो उस ग्रुप के ऊपर तो उसको ज्वाइन करना है, बड़ी आसान सा काम है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद में अपने मोबाइल ब्राउजर में जाके आपको लिखना रहेगा tinyurl.com/JeiLiveChat, और इस ग्रुप के ऊपर बच्चों हम रेगुलरली नोट्स एंड अपडेट शेयर करते रहते हैं। जो बच्चे कनेक्टेड हैं उनको यहाँ पे काफी फायदा मिलता है, ठीक है। और एक लास्ट इंफॉर्मेशन ले लो बच्चों बिफोर वी स्टार्ट विद टुडेज अमेजिंग कंटेंट ऑन इलिप्स, कि आज बच्चों आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो अनअकैडमी प्लस तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे टाइम चल रहा है, क्योंकि अनअकैडमी प्लस के ऊपर हम चारों टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी प्लस बच्चों अगर आपको ज्वाइन करना है देन अलग से यहाँ पे एक फीस पे जरूर करनी पड़ती है। इट इज नॉट अ फ्री प्लेटफॉर्म लाइक अनअकैडमी जेई चैनल, यूट्यूब की तरह ये फ्री नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एडिशनल फैसिलिटीज आपको मिलेंगी वो डेफिनेटली आपके रैंक को एक बढ़िया बूस्ट दे सकती हैं। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अनअकैडमी प्लस, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स ऑफ इंडिया। और यहाँ पे IIT जेई ही नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सारे अमेजिंग जो टेस्ट सीरीज हैं जो यहाँ पे आपके एग्जामिनेशंस चलते हैं, ठीक है, चाहे वो नीट की हो, चाहे कैट की हो, चाहे आपके यूपीएससी की तैयारी हो, सभी कराई जा रही है, ठीक है। हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट पूरी तरह से जेई बना हुआ है, जेई मेंस एंड जेई एडवांस, तो हम उसी का डिस्कशन करेंगे। लेकिन अनअकैडमी प्लस एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है, और पावरफुल इसलिए है क्योंकि एक बार अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट बन जाते हो अनअकैडमी प्लस के, देन यू आर एक्चुअली ओपन टू यूज ऑल द फैसिलिटीज विच इंक्लूड टेकिंग लाइव लेक्चर्स फ्रॉम ऑल द टीचर्स दैट यू आर सीइंग ऑन दिस चैनल, एज वेल एज टेकिंग लाइव लेक्चर्स फ्रॉम ऑल द अदर अमेजिंग टीचर्स हु आर ऑल्सो ऑन अनअकैडमी प्लस, ठीक है। आप ये सब कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे रुकावट नहीं है। आप किसी भी कोर्स में जाके अपना जो है पढ़ाई कर सकते हो, किसी भी टीचर का मटेरियल यूज कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आपके अगर डाउट्स अटके हैं तो सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई टीचर चाहिए होगा आपको सॉल्व करने के लिए, वो यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों को बस फोटो लेके अपने डाउट्स को अपलोड करना होता है लाइव लेक्चर में, जिनको सॉल्व किया जाता है। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे नेशनल लेवल की जो टेस्ट सीरीज चल रही है दैट गिव्स यू एन आइडिया कि आप अभी कहां स्टैंड करते हो, कितनी मेहनत करने की और जरूरत है, ठीक है। सो आई गेस कोई भी अगर यहाँ पे सीरियस जेई एस्पिरेंट है उनको ये सारी फैसिलिटीज अगर मिल जाएंगी तो वो यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ कमाल करके दिखा सकते हैं, और यही अनअकैडमी प्लस का मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, अनअकैडमी का जो डेस्कटॉप वर्जन है वो देख सकते हो, या फिर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर भी जो प्लस सेक्शन है वहां पे अपने गोल मतलब IIT जेई को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब करने का मतलब क्या है, आप ये बताना चाह रहे हो बेसिकली आप कितने समय तक सारे
सारे टीचर्स के साथ में इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड रहोगे और पढ़ाई करोगे, ठीक है। अब वो 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप डिसाइड करो कि आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली बच्चों जो हाईलाइट करके ऑप्शंस आपको दिखाए गए हैं, ठीक है, दोज आर मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शंस है ना। यहाँ पे आजकल बच्चों को अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, और मेरे ख्याल से वो होना भी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द यूजुअल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दैट यू सी इन एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटी एंड द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच इज़ ऑल इंडिया लेवल, है ना। और यहाँ पे आपको जो फैसिलिटीज मिल रही हैं वो अलग क्यों हैं, ठीक है, कि आपको यहाँ पे क्वालिटी के साथ साथ जो यहाँ पे फैसिलिटीज मिल रही हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में मिल रही हैं, ठीक है। अगर आप बच्चों यहाँ पे प्राइजेस देखते हो तो 1 साल का प्राइस इज जस्ट 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज। आई एक्चुअली पेड मोर देन दैट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई जेईई एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे ये जो 15-20 साल का टाइम है, ठीक है, 15 साल 20 साल पहले मैंने इससे ज़्यादा पे किया था फॉर गेटिंग द सेम क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस हैं। और यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा, क्योंकि आप ऑलरेडी अनअकैडमी जेईई चैनल के साथ में कनेक्टेड हो, हम आपके साथ में ये कोड जरूर शेयर कर रहे हैं, इसको यूज़ कर सकते हो आप टू गेट 10% फर्दर डिस्काउंट, ठीक है। समीर लाइव यूज़ अगर आप करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही ऑन वॉट एवर सब्सक्रिप्शन यू चूज टू टेक, ठीक है। आप चाहे 1 महीने का लो, चाहे 24 महीने का लो, ठीक है, डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर, लेकिन आपको 10% डिस्काउंट इससे मिलेगा, ठीक है। सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो 27,000 है ये समीर लाइव कोड यूज करने के बाद दिखाई गई प्राइस है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये पता चलता है कि आप अगर इस कोड को यूज करके आ रहे हो, मतलब आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप स्पेसिफिकली सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। सो ये आप अगर करोगे काम, आपको डेफिनेटली यकीन होगा और आपको ये एक देखने को मिलेगा कि यार हमारा जो परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन इंप्रूव होते जा रहे हैं, ठीक है। अनअकैडमी जेईई चैनल पे भी बच्चे ये महसूस कर रहे होंगे ऑलरेडी कि यार अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कोई टीचर मिल जाता है तो आप कितने जल्दी इंप्रूवमेंट अपने आप में देखते हो, ठीक है। लेकिन अब साथ ही साथ अगर आप और ज़्यादा यहाँ पे टीचर्स के साथ में डिस्कशन करने के लिए टाइम निकाल पाओगे, आप अगर यहाँ पे अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर पाओगे, अगर आप यहाँ पे टेस्ट रेगुलरली दे पाओगे, तो आप सोचो यहाँ पे आपका इंप्रूवमेंट कितने ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा, ठीक है। विच इज़ द नीड ऑफ द आवर। यहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी जो है कॉम्पिटिशन में आगे तो निकलना है ही, ठीक है। दिस इज ए कॉम्पिटिशन, है ना। बहुत सारे लोग इसको रैट रेस बोल के लेबल कर देते हैं, लेकिन यही एक तरीका है बच्चों, हमें यहाँ पे बेटर से बेटर अपने आप को बनाना होता है ताकि हम यहाँ पे अच्छी से अच्छी रैंक लाके बढ़िया प्लेटफॉर्म, मतलब आईआईटी जेईई, आईआईटी या फिर एनआईटी जैसे कॉलेजेस में जा पाएं, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का जो बढ़िया डिस्कशन है इलिप्स के ऊपर। और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बहुत ही अमेजिंग सा फिगर है, ठीक है, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यार ये जो एक पॉइंट है ये एक फिगर के ऊपर लाई कर रहा है, और ये फिगर जो है इलिप्स है, इसमें शायद किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जो कोनिक सेक्शन का फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर कोन को अलग अलग तरीके से कट करके ऑलरेडी देखा हुआ है कि यार सर्कल कब बनता है, जब हम कोन को हॉरिजॉन्टली कट करेंगे, लेकिन किसी एंगल पे अगर कट करते हैं तो एक डिस्टॉर्टेड टाइप का सर्कल मिलता है हमें, ठीक है। और वो जो डिस्टॉर्टेड टाइप का सर्कल होता है उसी का नाम हमने क्या रखा हुआ है, इलिप्स रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टी होती है इलिप्स की कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि रेड लाइन और ब्लू लाइन का अगर मैं लेंथ का सम कर रहा हूं तो वो हर बार क्या आ रहा है, वो हर बार एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आज के लेक्चर में आपको पता चलेगा, एंड दैट एक्चुअली इज अ वेरी अमेजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पे आपका जो इनिशियल डिस्कशन है वो ऑब्वियसली कहां से स्टार्ट होगा, वो आपके कोनिक के डेफिनेशन से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें कोनिक सेक्शन का बेसिक आइडिया ऑलरेडी है। कोनिक सेक्शन में हमने यहां पे लेक्चर नंबर 1 में क्या किया था कि अगर आप एक पॉइंट को मूव करने की परमिशन दो, आप यहां पे एक पॉइंट P को मूव करने की परमिशन दो, लेकिन किस रिस्ट्रिक्शन के साथ में उसको मूव करने के लिए बोलो कि आपके पास में जो PS अपॉन PM का रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट निकल के आना चाहिए, ठीक है। S क्या है, S एक फिक्स्ड पॉइंट है जो आपको पता होता है। PM क्या है, PM एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फिक्स्ड लाइन से, वो भी आपको पता होता है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो पहले से सीखी हुई है। तो पैराबोला पढ़ने का यही तो फायदा आपको आगे मिलने वाला है, ठीक है, कि अब यहाँ पे किसी को भी डायरेक्ट्रिक्स वर्ड देख के अजीब नहीं लग रहा होगा। यस, डायरेक्ट्रिक्स इज अ फिक्स्ड लाइन, यस, फोकस इज ए फिक्स्ड पॉइंट, और P आपका मूव करेगा आपकी बार, ठीक है। जो पैराबोला वाला चैप्टर आपने किया था उसके अंदर PS अपॉन PM का वैल्यू हमेशा कितना आता है, 1 के ही बराबर आता है, लेकिन यहां पर आपका जो E का वैल्यू आएगा वो कैसा रहेगा, वो कोई तो एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी होगी,
ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं हो सकती, लेस देन 1 वहां पे लिखा है, लेकिन इसको और किस तरह से बोलना चाहिए, 0 और 1 के बीच में लाया करने वाली कोई तो एक क्वांटिटी होगी, ठीक है। मतलब आपका PS अपॉन PM करके अगर E एक वैल्यू आ रही है विच इज एक्चुअली बिटवीन 0 एंड 1, तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि आपका डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, आपका डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए और न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, तभी तो आपका यहां पे जो रेशो है वो कैसा बनेगा, 0 और 1 के बीच में बनेगा, ठीक है। मतलब एक पॉइंट इस तरीके से मूव करना चाहिए कि वो फिक्स्ड पॉइंट के ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू द फिक्स्ड लाइन, ठीक है। तो इस केस में आपको जो फिगर बनता है उसको क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं, ठीक है। अभी एकदम से विजुलाइज होता नहीं है, हम यहां पे थोड़ा सा इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं ताकि आपको एक फील आए कि हाँ यार ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना तो इलिप्स बनता है, ठीक है। लेट अस ट्राई टू डू दैट, लेट अस ट्राई टू फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। अब यहां पे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सो बी रेडी टू डू सम हार्ड वर्क। लेकिन आपने अगर एक बार ये मेहनत कर ली, स्टैंडर्ड इक्वेशन तक पहुंचने का तरीका आपने सीख लिया, तो आपको यहां पे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली डू क्वेश्चंस, यस आई अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन करके नंबर मिलते हैं हमको, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन करने में जो कॉन्फिडेंस आता है वो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही आता है। सो डोंट मिस आउट ऑन द फैक्ट कि स्टैंडर्ड इक्वेशन आखिर आपकी आती कैसे है, कैसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको बच्चों याद होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो हमने डिराइव किया था, तो उसके अंदर हमें क्या जरूरत पड़ती है, अगर मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन तक पहुंचना है तो मुझे स्टैंडर्ड डायरेक्ट्रिक्स और स्टैंडर्ड फोकस पता होना चाहिए, तभी मैं क्या पहुंच पाऊंगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन तक पहुंच पाऊंगा, ठीक है। तो हमने बहुत ही ध्यान से और बहुत ही ख्याल रख के पैराबोला का डेरिवेशन करते समय इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट खुद से किया था, ठीक है। यहां पर भी हम क्या करेंगे, अपने खुद से अपने आप से मेहनत करके यहां पे सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि यार ये जो फिक्स्ड लाइन है और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इनकी वैल्यूज क्या रखें ताकि हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स मिल पाए, ठीक है। तो यहां पे हमें जो बेसिक आइडिया है वो तो ऑलरेडी क्लियर है कि यार एक फिक्स्ड पॉइंट है जो एस से डिनोट किया जाता है, एक मूविंग पॉइंट है जो पी से डिनोट किया जाता है, और यहां पे आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी हम एम से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या पता चल रहा है अब यहां पे कि PS अपॉन PM मुझे चाहिए कि PS अपॉन PM जो है वो आपका E के बराबर आना चाहिए, PS अपॉन PM हमेशा E के बराबर आना चाहिए, ठीक है। सो मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको यहां पे ऑलरेडी बनी हुई दिख रही है वो कौन सी है, ये ब्लैक वाली लाइन। मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो आप यहां पे स्टार्ट ही नहीं कर सकते, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, इसको हम क्या बोलते हैं, सभी को पता है, एक्सिस ऑफ द कोनिक। एक्सिस ऑफ द कोनिक क्या होता है, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर, a line which is perpendicular to directrix and also passes through the focus. A line which is perpendicular to the directrix and also passes through the focus is called the axis of the conic. ये हमारा एक्सिस है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपका ये जो पॉइंट मूव हो रहा है, ये जो पॉइंट मूव होना चाहता है, ये मूव होते होते कभी ना कभी एक्सिस के ऊपर पक्के से आएगा, ये कभी ना कभी एक्सिस के ऊपर पक्के से आएगा, ठीक है। क्योंकि एक्सिस के ऊपर भी मैं एक ऐसा पॉइंट फाइंड करके आपको बता सकता हूं जिसके लिए PS अपॉन PM का आंसर कितना होना चाहिए, E के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं यहां पे सेक्शन फॉर्मूला जानता हूं। अगर मैं ऑलरेडी जानता हूं कि PS अपॉन PM मुझे E के बराबर चाहिए, तो क्या मैं यहां पे एक पॉइंट ढूंढ सकता हूं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके, बिल्कुल ढूंढ सकता हूं, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है, एक नया पॉइंट यहां पे फाइंड किया है, तो इसको मैं P नहीं बोलूंगा क्योंकि यहां पे 2 P और 2 M दिखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, यहां पे नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ऐसा करते हैं कि ये जो पॉइंट है, अंदर वाला जो पॉइंट है, इसको A नाम दे देते हैं, और ये जो पॉइंट यहां पे साइड में M के नीचे बना है उसको Z नाम दे देते हैं, ठीक है। A और Z ये हमने टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी चेंज किए ताकि अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी आसानी हो जाए। ओके, तो अब मेरे पास में एक पॉइंट पक्के से आएगा, क्यों, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है, मुझे दिख रहा है, मुझे यहां पे चाहिए कि ये दोनों जो लेंथ है उनका रेशो E:1 में होना चाहिए। लेकिन जैसे हमारे दिमाग में सेक्शन फॉर्मूला आता है, हम क्या बोलते हैं, यार सेक्शन फॉर्मूला के तो 2 फॉर्मूलेज हैं, एक इंटरनल डिवीजन वाला भी फॉर्मूला है और एक एक्सटर्नल डिवीजन वाला भी फॉर्मूला है। तो क्या मेरे पास Z और S जो डिस्टेंस है उसको एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला भी क्या एक पॉइंट हो सकता है,
क्या एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला भी एक पॉइंट हो सकता है ए डैश, जिसके लिए ए डैश से लेके फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस ए डैश एस और फिक्स्ड यहां पे जो आपके पास में फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस है, मतलब ए डैश जेड एग्जैक्टली फिर से ई के बराबर हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ये सुनो सारे बच्चे साथ साथ बोले, यहां पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना? तो यहां पर एक हमारे पास जो पॉइंट आया है वो कैसे आया है? z और s को इंटरनली e:1 के रेशो में डिवाइड करके आया है। और जो दूसरा आया है a डैश पॉइंट, वो z और s को एक्सटर्नली e:1 के रेशो में डिवाइड करके आया है। यहां पे ध्यान से देखो, आपका a डैश से लेके s तक का डिस्टेंस छोटा होगा और a डैश से लेके z तक का डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो छोटा अपॉन ज्यादा e के बराबर हो सकता है, क्योंकि हमारा e का जो वैल्यू है कैसा है? e का वैल्यू हमारा 1 से कम है। यस, बहुत बढ़िया। तो यहां पे सारे बच्चे समझ गए। तो यहां पे एक जो मैंने इक्वेशन लिखी है लाल कलर से, ऐसे ही एक और इक्वेशन में लिखना चाहता हूं। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पे डिस्कशन कि as अपॉन az जो है ये e के बराबर है। ये दोनों पॉइंट्स हमें अब समझ में आ गए, ठीक है। लेकिन अब यहां पे मेरे पास नया कुछ डिस्कशन आया। मुझे यह पता है कोनिक की डेफिनेशन, बच्चों हमने कोनिक के जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो पैराबोला में ऑलरेडी किए हुए हैं, जहां पे हमने एक टर्म सीखा है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट होता है जो इंटरसेक्शन होता है कोनिक और एक्सिस का। कोनिक यहां पे कौन सा है? इलिप्स है, ठीक है। तो इलिप्स और एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। लेकिन अब यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, पॉइंट चलते चलते यहां पे ए पे भी आएगा और फिर यहां पे चलते चलते ए डैश पे भी जाएगा। मतलब यहां पर आपके एक्चुअली दो वर्टेक्स आएंगे। जो आपका ए पॉइंट है वो भी वर्टेक्स है और जो आपका ए डैश पॉइंट है वो भी वर्टेक्स है। तो अब मैं अगर यहां पे इलिप्स को सिमेट्रिक रखना चाहता हूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम क्या करना चाहते हैं? ये जो दोनों वर्टाइसेस हैं उनको सिमेट्रिकली प्लेस करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? इलिप्स का जो सेंटर होगा, इलिप्स का जो सेंटर होगा वो कहां ले लेते हैं? ए और ए डैश के एकदम बीचों बीच ले लेते हैं, ठीक है। ए और ए डैश का जो मिड पॉइंट है समवेयर हियर, लेट अस टेक दिस एज द सेंटर ऑफ द इलिप्स। और ये जो सेंटर है इसको मैं ओरिजिन मानना चाहता हूं। तो यहां पर क्योंकि बच्चों में स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना चाहता हूं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने के लिए मुझे स्टैंडर्ड फोकस और स्टैंडर्ड डायरेक्ट्रिक्स खुद से फाइंड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? दैट इज द मेन पॉइंट दैट यू नीड टू कैच। कि आपको अगर यहां पे रैंडम पॉइंट दे दूंगा मैं x1 y1 और रैंडम लाइन दे दूंगा lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, तो कितना खराब यहां पे आपका इलिप्स बनने वाला है। इलिप्स बन तो जाएगा क्योंकि ps अपॉन pm इक्वल टू e लिखने से इलिप्स बनता है, हमको पता है, ठीक है। लेकिन हम यहां पे स्टैंडर्ड इक्वेशन तक पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि आप इस तरीके से अपना जो सी पॉइंट आया है उसको ओरिजिन मानो। और ऑब्वियसली यहां पे जो ब्लैक लाइन दिख रही है इसको आप एक्स एक्सिस मानोगे, तो इसके परपेंडिकुलर जो आपकी लाइन जाएगी उसको आप वाई एक्सिस मानोगे। इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन को आप वाई एक्सिस मानोगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर होगा क्या? मैं इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा यहां पर। लेकिन आपके सामने क्या लिखे हुए हैं बच्चों? ध्यान से सोचना, ये डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं, ए से लेके एस तक का डिस्टेंस और ए से लेके जेड तक का डिस्टेंस। लेकिन क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंसेस हमेशा ओरिजिन से देखने की आदत है, सो नेक्स्ट स्टेप विल बी टू कन्वर्ट दीज इक्वेशंस सच दैट एवरी डिस्टेंस इज रिटन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। एवरी डिस्टेंस हैज टू बी रिटर्न फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में जैसे यहां पर बताने की कोशिश करता हूं मैं आपको कि ए से लेके एस तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? सी से लेके ए तक आओ और सी से लेके एस तक वाला वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो। C से लेके A तक और C से लेके S तक का जो डिस्टेंस है उसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास A से लेके S तक का डिस्टेंस बचेगा। A से लेके S तक का डिस्टेंस, इस तरह से हम यहां पे चेंजेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि मुझे यहां पे S का लोकेशन और Z का लोकेशन सही तरीके से मिले, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहां पे बस देखते जाओ आप। AS को क्या लिखेंगे, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन। AS को क्या लिखेंगे? AS को हम लिख सकते हैं बच्चों CA माइनस CS, CA माइनस CS, ठीक है। और वैसे ही AZ को क्या लिखेंगे? A से लेके Z तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो AZ को आप लिख सकते हो C से लेके Z माइनस C से लेके S, C से लेके A, ठीक है। C से लेके Z माइनस C से लेके आई गेस A,
यस, ऑलराइट। सो हमने यहाँ पे सी से डिस्टेंसेस लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद में अगली इक्वेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ए डैश एस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ए डैश एस, ए डैश से लेके एस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लिखना है। तो यहां पे अगर मुझे बीच वाले पॉइंट से स्टार्ट करना है तो एक बार राइट साइड वाला डिस्टेंस, उसके अंदर लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस ऐड कर लेंगे। अगर मैं सी से लेके ए डैश तक और सी से लेके एस तक का डिस्टेंस ऐड करूंगा तो मुझे ए डैश से लेके एस तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। सो यही काम करते हैं। यहां पे आपके पास क्या आएगा, ए डैश, ओके, सी से लेके ए डैश, सारे डिस्टेंसेस सी से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, सी से लेके ए डैश प्लस सी से लेके एस। और एक काम और लास्ट बचा है आपके पास में, ए डैश जेड की वैल्यू निकालना है। ए डैश से लेके जेड सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस, ए जेड से लेके डैश, ठीक है। तो ये कितना बनेगा आपका, सी से लेके ए डैश एंड सी से लेके जेड, ऑलराइट। तो ए डैश जेड वैल्यू कैन बी रिटन एज सी से लेके ए डैश प्लस सी से लेके जेड। क्लियर हो रहा है? यहां तक हम क्या कर रहे हैं, यहां तक अभी हम केवल स्टैंडर्ड इक्वेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने अब यहां पे इन इक्वेशंस का यूज कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका यहां पे स्टैंडर्ड डायरेक्ट्रिक्स कहां होना चाहिए और स्टैंडर्ड फोकस कहां होना चाहिए, ठीक है। बच्चों यहां पर मैं आपके 10 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूं, लेकिन आप इस बात को समझो कि आपने अगर आज खुद से अपने हाथ से स्टैंडर्ड फोकस और स्टैंडर्ड डायरेक्ट्रिक्स अगर निकाल लिया तो आप इस बात को कभी नहीं भूलोगे कि यहां पर आपका इलिप्स का फोकस और डायरेक्ट्रिक्स कहां होता है, ठीक है। अगर रटना ही है तो रटने के लिए तो यहां पे बच्चों आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, बट वी आर नॉट गोइंग विद दैट, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो, अगर मैं ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज आई हैं उनको अगर मैं मेरी इक्वेशन में सेटिस्फाई कराऊंगा तो क्या बनेगा, मेरे पास इक्वेशन है ए एस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ए जेड, ठीक है। मेरे पास इक्वेशन क्या है, ए एस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ए जेड, ठीक है। क्या किया है मैंने, ए जेड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। लेकिन मेरे ऊपर वाले डेटा से ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है मेरे पास में सी ए माइनस सी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ए जेड मतलब सी जेड माइनस सी ए, ठीक है। एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। यहां पर आप ध्यान से देखो कि क्योंकि हमने सी कहां पे माना है, हमने यहां पे जो सी माना है वो ए और ए डैश का मिड पॉइंट माना है। तो अगर मैं यहां पे थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम करता हूं कि सी से लेके ए डैश का डिस्टेंस ए के बराबर है तो ऑटोमेटिकली सी से लेके ए का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, ए के ही बराबर हो जाएगा। तो जहां पर भी आपके पास में सी ए डैश या फिर सी ए लिखा हुआ आएगा आप उसके प्लेस में स्मॉल ए रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने अब ये डिस्टेंस को ए नाम दे दिया है, ठीक है। तो यहां पर सी ए और सी ए डैश जहां पर भी है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट मी जस्ट चेक इट आउट। आपका सी ए और सी ए यहां पे हमारे पास में जहां जहां दिख रहा है उसके प्लेस में ए डाला जाए, ए माइनस सी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ सी जेड माइनस ए। ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल के रखते हैं। और वैसे ही यही काम करते हैं किसके साथ में, हमारी दूसरी इक्वेशन के साथ में। दूसरी इक्वेशन क्या है, ए डैश एस इज इक्वल टू ए डैश एस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ए डैश जेड, ई टाइम्स ऑफ ए डैश जेड, ठीक है। अब ए डैश एस किसके बराबर है, यहां लिखा हुआ है, बस देखते जाओ करते जाओ। ये हो जाएगा सी ए डैश प्लस सी एस इज इक्वल टू ई इंटू ए डैश जेड, ये हो जाएगा सी ए डैश प्लस सी जेड। अब जहां पर भी आपको सी ए डैश नजर आ रहा है उसके प्लेस में क्या डाल सकते हो, स्मॉल ए डाल सकते हो। तो ये बनेगा आपका ए प्लस सी एस इज इक्वल टू ई इंटू ए प्लस सी जेड। ये जो अब दोनों ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये जो दोनों बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये दोनों बॉक्सेस में आपको क्या क्या अननोन दिख रहा है, आपको सी एस एक अननोन दिख रहा है जो आपको नहीं पता और सी जेड एक अननोन दिख रहा है जो आपको नहीं पता, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन दोनों इक्वेशन से हम वो दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हमारे पास में आ गए हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे वैल्यूज, यहां पर ऐसा करते हैं, दोनों इक्वेशंस को पहले तो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर a है, यहां पर a है, दोनों ऐड होके 2a हो जाएगा। यहां पर माइनस सी एस है, यहां पे प्लस सी एस है, ऐड होके कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में 2a आएगा और राइट हैंड साइड में e कॉमन तो है ही, और आपका यहां पे माइनस ए है और प्लस ए है तो राइट हैंड साइड में ए कैंसिल हो जाएगा और सी जेड दोनों साइड प्लस में है तो ऐड हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ सी जेड आ जाएगा। यहां से 2 कैंसिल करके आपको क्या मिल रहा है, सी जेड का वैल्यू ए अपॉन ई मिल रहा है। सी जेड का वैल्यू आपको ए अपॉन ई मिल रहा है। और वैसे ही एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, वैसे ही एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, ए और ए सेम साइन के हैं, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में आप यहां पे सी एस को अगर यहां पे सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है,
प्लस सी एस माइनस ऑफ माइनस सी एस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सी एस हो जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में ई इंटू कितना हो जाएगा, यहां पर आपका ए और ए ऐड हो जाएगा, लेकिन आपका CZ और CZ कैंसिल हो जाएगा, तो राइट साइड में आएगा आपका 2A के बराबर। फिर से 2 कैंसिल कर दो तो आपको CS मिल गया, विच इज AE। क्योंकि हमें अब ये डिस्टेंसेस मिल गए हैं, तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स निकाल के स्टैंडर्ड इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ऑलराइट, सो यहां पे CZ का वैल्यू अगर आपका A अपॉन E आया है, CZ क्या है, आपका ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स कितना दूर है, CZ वो वैल्यू है। लेकिन ये हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में दूर है, तो आपको अगर इस वर्टिकल लाइन का इक्वेशन लिखना है तो आपने क्या लिखना चाहिए, x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। यहां पर आपने डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू कितना लिखना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू आपने लिखना चाहिए x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, ठीक है। और वैसे ही फोकस के ऊपर फोकस करते हैं, फोकस मतलब आपका C से लेके S तक का डिस्टेंस AE के बराबर है, C से लेके S तक का डिस्टेंस AE के बराबर है। तो आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाके एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हो विच लाइज ऑन x एक्सिस, तो उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, माइनस AE कॉमा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस AE कॉमा 0, ठीक है। सो लेट अस राइट दैट ऑल्सो, माइनस AE कॉमा 0। तो अब हम जाके यहां तक पहुंचे हैं कि हमें यहां पे स्टैंडर्ड वैल्यूज पता चली है। अब क्योंकि हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज पता चल गई हैं, तो ऑब्वियसली यहां पे हम अगर पॉइंट P की मदद से x, y है जो पॉइंट, अगर अब मैं यहां पे कोनिक का डेफिनेशन यूज करूंगा तो मेरे पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स ही निकल के आना चाहिए। क्या निकल के आना चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ही निकल के आना चाहिए। और वो कैसे निकलेगी, ऑब्वियसली PS अपॉन PM इज इक्वल टू E से ही निकलेगी। कोनिक सेक्शन को तो भूलना नहीं है ना, कोनिक सेक्शन वाला वैल्यू ही आपको यूज करना है हर जगह। तो आपका यहां पे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उस साइड PM मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर लेते हैं। अगर मैं यहां पे आगे स्क्वायर कर लूंगा तो ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि PS एक डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से निकलने वाली वैल्यू है, और PM जो है उसका स्क्वायर भी हम कर लेंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ध्यान से देखिए यहां पे सारे बच्चे, PS कैसे निकलेगा, आपके पास में ये रहा P, ये रहा S। अगर मैं यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो कैसा हो जाएगा, दिस माइनस ऑफ दैट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस AE हो जाएगा उसका स्क्वायर, प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। अंडर रूट आना चाहिए था, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा। और आपका ई स्क्वायर के अंदर क्या मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, PM हम फिगर से निकाल लेते हैं। यहां पे ध्यान से देखें सारे बच्चे, P से लेके M तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, P से लेके M तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। क्या आपको यह पता है कि P का कोऑर्डिनेट x, y है? क्या आपको यह भी पता है कि यह डिस्टेंस टोटल कितना है? तो क्या मैं यहां से अगर जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा डिस्टेंस को, तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या? अगर आप यहां पे टोटल डिस्टेंस देखते हो, ठीक है, उसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो क्या आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो आई गेस एक बार डिस्टेंस को स्क्वायर करके फिर हम देखते हैं हमारा आंसर कितना निकल के आएगा। सो हमारे पास में माइनस ए बाई ई एक वैल्यू है और माइनस ए कॉमा 0 एक वैल्यू है, ठीक है। ओके, सो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा, PM, ठीक है। ओके, दिस माइनस दैट एंड दिस प्लस दैट होना चाहिए ना। ओके, सो बिकॉज द कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। ऑलराइट, तो मेरे पास एक और तरीका है इसको करने का, लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट यूजिंग दैट मेथड, ठीक है। आई गेस ज्यादा फील आएगी उसके अंदर। आपके पास में अगर एक लाइन होती है ना, और उसका इक्वेशन अगर आपको पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और आपको अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है x1 y1 से, ठीक है, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जस्ट बिकॉज आई विल हैव अ बेटर फील इन गोइंग दिस वे, इसलिए मैं इस अप्रोच का यूज करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अदरवाइज यहां पे आप डायरेक्टली भी समझ सकते हो वैसे तो, ठीक है, कि आपका आंसर किस तरह से लिखा जाना चाहिए, बट स्टिल लेट अस यूज द एग्जैक्ट इक्वेशन हियर, ठीक है। तो आपका यहां पे जो लाइन का इक्वेशन है वो कैसे बनने वाला है,
आपका लाइन का इक्वेशन यहां पर होने वाला है ex प्लस ए के बराबर। आपका जो लाइन का इक्वेशन होने वाला है वो होने वाला है ex प्लस ए के बराबर, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे पॉइंट है वो कितना है, x, y है। अगर आप ये सेम फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस pm कितना मिलेगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये हो जाएगा ex प्लस ए अपॉन अंडर रूट के अंदर e स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास में कितना, ये हो गया आपके पास में ex प्लस ए अपॉन e के बराबर। मॉड भी आएगा साथ में, लेकिन हम इसका करने क्या वाले हैं, हम इसका स्क्वायर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहां पर आएगा हमारे पास में ex प्लस ए अपॉन e का होल स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हमें क्या नजर में आ रही है, सबसे पहली चीज हमें यह नजर में आ रही है कि यहां से e स्क्वायर और e हो जाएगा कैंसिल, e स्क्वायर और e हो जाएगा कैंसिल। ऐसे कैंसिल होता है क्या, e स्क्वायर और e, लेकिन उसका भी परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो यहां पे नीचे वाला डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा, तो e स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर अब मैं यहां पे इसको ओपन करता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा, मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है इस परफेक्ट स्क्वायर को ओपन करने के बाद x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2aeh, ऐसे कुछ आ रहा है। और 2aex है ना, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल क्या है, x के बराबर है, प्लस कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में किसका स्क्वायर ओपन हो रहा है, राइट हैंड साइड में ex प्लस a का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है, ठीक है। सो ये आ जाएगा e स्क्वायर x स्क्वायर प्लस e स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2aex। तो यहां पे अच्छी बात क्या हो गई, यहां पे अच्छी बात ये हो गई कि हमारे पास में 2aex तो हो जाएगा कैंसल, 2aex हो जाएगा हमारा कैंसल, ठीक है। और हमारे पास अब जो बची हुई वैल्यूज है उनको ध्यान से हम आगे पीछे करके लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि e स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी साथ में बचा हुआ है, और ये जो ए स्क्वायर ई स्क्वायर है इसको राइट हैंड साइड लेके आते हैं, तो ए स्क्वायर के साथ में और कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अगर मैं यहां से कॉमन निकालता हूं एक्स स्क्वायर तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर। अब यहां पे पूरा खेल क्या है, कैलकुलेशन का ही खेल है, क्योंकि हम यहां पे स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। अब मैं अगर पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, अगर मैं पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, बहुत ही यहां पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। यहां पे सबसे पहले तो आपको ये कैंसिल होते हुए दिख रहा है, लेकिन वाई स्क्वायर के नीचे कुछ अजीब सी टर्म आ रही है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर के जो नीचे टर्म आ रही है, आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग इट अनदर नेम। हम ऐसा करते हैं, इसको भी एक नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको नाम क्या देते हैं, बी स्क्वायर नाम देते हैं। क्या बोल रहे हैं हम यहां पे, लेट, अब इस चीज को भूलना नहीं है बिल्कुल भी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। और अगर मैं ये नाम दे देता हूं तो मेरे पास अब क्या बन रहा है, मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है वही हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर हो गया, यस। क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है, 9 बजे स्टार्ट होती है, ऑलराइट। वापस से बता दूं आदर्श, ओ माय गॉड, यहां पे आधे घंटे का डिस्कशन फिर से करना पड़ेगा। चलो देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कुछ डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक बार मैं फिर से फ्लो बता देता हूं आपको कि यहां पे हमने क्या यूज किया है। ओहो 3-4 पेज भर गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहां पे ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन था वो स्टार्ट हुआ कि स्टैंडर्ड इक्वेशन आखिर होनी कैसे चाहिए इलिप्स की, ठीक है। सो उसके लिए हमने यहां पे देखा कि यार हमारा जो बेसिक फिगर है उसके अंदर एक फिक्स्ड लाइन तो होना जरूरी है और एक फिक्स्ड पॉइंट होना जरूरी है। एक मूविंग पॉइंट को हम हिला के देखना चाह रहे थे कि यहां पे हमारा फिगर कैसे बनेगा, PS अपॉन PM इज इक्वल टू E इस कंस्ट्रेंट के साथ में। तो हमने बोला कि यार यहां पे अगर मैं फिगर को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करके मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन अगर यहां पे मैं अपने आप से डिसाइड करता हूं तो यहां पे अच्छी इक्वेशन निकल के आएगी, अदरवाइज तो कचरा इक्वेशन आएगी बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं यहां पे s को बोलता हूं x1 y1 और इसको बोलता हूं lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 और ये कंडीशन अप्लाई कर देता हूं, तो जो इक्वेशन आएगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ e लेस देन 1 आपके पास में एक इलिप्स की ही इक्वेशन आएगी, बट दैट विल नॉट बी एज गुड एन इक्वेशन जो अभी हम यहां पे डिराइव करके बैठे हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको फिगर में बड़े अच्छे से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना पड़ता है,
ठीक है, वो हमने यहाँ पे इतने सारा कैलकुलेशन करके फाइंड किया। हमने पहले यहाँ पे पता किया कि यार CZ जो आपका डिस्टेंस है कितना है, और फिर हमने पता किया कि CS जो डिस्टेंस है वो कितना है। जैसे हमें डिस्टेंसेस पता चल गए तो हमने बोला कि इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन और फोकस भी हमें पता चल गया, ठीक है, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतनी बेसिक तो आती है। उसके बाद हमने यहाँ पे फिर से क्या लगाया, कोनिक सेक्शन का बेसिक आइडिया फिर से यूज किया कि डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन का फॉर्मूला अगर मैंने यहाँ पे यूज किया तो मेरे पास में बढ़िया सा रिलेशन बन के आ गया, ठीक है। सारे बच्चे जो यहाँ पे थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर रहे हैं या जिन्होंने यहाँ पे डिस्कशन ठीक से समझ नहीं पाए हैं, उन्होंने एक बार फिर से देखना चाहिए इस डिस्कशन को, ठीक है। जितने बार देखोगे जरूरत पड़ेगी फिर से देखो, बार बार देखो, लेकिन आपको ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि हमने खुद ने ये इक्वेशन डिराइव करी है, x² + y² + b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चंस क्या 10 मिनट बाद स्टार्ट होंगे? आई एम नॉट श्योर, हो सकता है क्वेश्चन आज स्टार्ट भी ना हो, ठीक है। सो बट यहाँ पे क्वेश्चंस अगर आपको करना ही है देन आप कोई सी भी रेफरेंस बुक उठा सकते हो और अपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन शायद आप अगर यहां तक आए हो देन द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग इज मे बी इन अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी, ठीक है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट the importance of understanding the topic before going ahead with the questions, ठीक है। I'm really excited to do the questions myself, ठीक है। लेकिन क्या आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस अभी नजर आ रही हैं, ठीक है, और क्या आपको ये रिलेशन नजर आ रहा है b² = a² × 1 - e²? ये जो आपका रिलेशन है, this according to me is a 3-star रिजल्ट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपको ये रिजल्ट याद नहीं है तो आपको इलिप्स का एक भी क्वेश्चन करते नहीं आएगा। b² = a² × 1 - e², क्लियर हो रहा है? ओके, और ये किस इक्वेशन में लग रहा है? x² / a² + y² / b² = 1 में लग रहा है। इज दिस क्लियर? तो यहां पे थोड़ा सा और एनालिसिस करके देखते हैं। यहां पे हम ये एनालिसिस करके देखते हैं कि यार अगर e का वैल्यू हमें पता है पहले से कि यार 1 से कम होता है तो e² भी 1 से कम होगा, तो 1 - e² भी 1 से कम होगा। और अगर a² में अगर मैं 1 से कम कोई एक क्वांटिटी मतलब फ्रैक्शनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका आंसर a² से कम होगा। मतलब b² की जो वैल्यू है वो a² से कम है, b² की जो वैल्यू है वो a² से कम है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोलते हैं कि आपके अगर a और b हम पॉजिटिव ही मान के चल रहे हैं देन b हैज टू बी लेस देन a, b हैज टू बी लेस देन a, या फिर a हैज टू बी ग्रेटर देन b, जैसे भी आप बोलो यहां पे, ठीक है। ये चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये तीनों ही कंपोनेंट्स हैं। इट इज नॉट जस्ट दिस सिंगल इक्वेशन जो आपको पता होना चाहिए, इस सिंगल इक्वेशन से लगे हुए ये दोनों पोर्शंस हैं वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि यहां पे b लेस देन a होता है और आपका b² = a² × 1 - e² होता है। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, चलो, सो लेट अस मूव ऑन, लेट अस ट्राई टू सी कि यहां पे हमने कुछ बढ़िया चीज ऑब्टेन कर ली है या अभी भी कुछ डिस्कस करने का बचा है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट चीज आपको डिस्कस करनी है वो ये है कि आपके पास में सेम फिगर ऑब्टेन करने के लिए एक्चुअली एक और फोकस और एक और डायरेक्ट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। यहां पर अभी हमने बच्चों जो इस फिगर का इक्वेशन निकाला है, ठीक है, ये जो आपके उसमें रेड कलर का फिगर है ये एक इलिप्स है। हमने क्या बोला था, ये अगर स्टैंडर्ड इलिप्स है, स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन हमने क्या बोली थी, x² / a² + y² / b² = 1। देन आपके पास में यहां पे स्टैंडर्ड फोकस जो निकल के आया है वो कितना था, -ae, और जो आपकी स्टैंडर्ड डायरेक्ट्रिक्स निकल के आई थी इसके लिए वो थी आपकी x = -a/e। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं यहां पे बिल्कुल इसका मिरर इमेज लेके अगर मैं दोनों क्वांटिटीज फिर से डिफाइन करूं, क्या डिफाइन करता हूं मैं यहां पे, s नया डिफाइन करता हूं s' जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ae, 0, और नया डायरेक्ट्रिक्स डिफाइन करता हूं d' जिसकी वैल्यू है x = a/e। तो क्या मेरे पास में कोई दूसरा इक्वेशन आएगा या फिर से सेम इक्वेशन आ जाएगा? मेरे पास में दूसरा इक्वेशन आएगा या फिर से सेम इक्वेशन आ जाएगा? सेम इक्वेशन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। आपके पास में अगर एक डायरेक्ट्रिक्स है d' जिसकी वैल्यू है x = a/e, मतलब ये लाइन की इक्वेशन क्या बन रही है, ex - a = 0। अगर आपके पास में एक फोकस है विच इज +ae, 0, और आपके पास में अगर एक पॉइंट है x, y, अगर मैं इन तीनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर फिर से PS/PM
इज इक्वल टू ई अप्लाई करता हूं तो यहां पे बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला कुछ भी, ठीक है। PS अपॉन PM इज इक्वल टू ई अगर आप करते हो, मतलब यहां पे फिर से क्या करना है आपको, PS का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू PM का स्क्वायर करना है, ठीक है। अगर आप ये करते हो देन इन दैट केस आपके पास में क्या चेंज होने वाला है, आपके पास में पहले यहां पे जो वैल्यू आ रही थी वो x प्लस ए का होल स्क्वायर था, इस बार x माइनस ए का होल स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है। और राइट साइड में बिल्कुल सेम चीज होने वाली है आपकी, इस बार आपके पास में ex माइनस ए का होल स्क्वायर निकल के आएगा। तो जब मैं इनको ओपन करूंगा तो फिर से जो टर्म कैंसिल होनी चाहिए थी वो अभी भी कैंसिल होगी। पिछली बार क्या कैंसिल हुआ था, पिछली बार जो आपका टर्म कैंसिल हुआ था वो था प्लस AEX प्लस 2AEX, इस बार क्या कैंसिल होने वाला है, माइनस 2AEX। और बाकी सारी चीजें जो हैं वो तो ऑलरेडी स्क्वायर में हैं, बाकी सारी चीजें क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर में हैं तो वो तो वैसे भी पॉजिटिव ही आने वाली है। सो दिस एक्चुअली गिव्स अस द सेम इक्वेशन, दिस गिव्स अस द सेम इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर अगेन वेयर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। तो अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर आपके पास में इन दोनों का जो पेयर है डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का, उससे भी सेम इक्वेशन निकल के आ रही है, और हमारे पास में जो पहला पेयर था उससे भी सेम इक्वेशन निकल के आ रही है। इसका यह मतलब है कि अगर आप किसी एक इलिप्स का डिस्कशन कर रहे हो तो उसके 2 फोकस और 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगे। क्या समझे हम यहां पे, हमारे पास में 2 फोकस और 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगे, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से हम डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट कि यार क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे पास में टर्मिनोलॉजीज होती हैं, और उन टर्मिनोलॉजीज की एक बार हमने वैल्यू अगर देख ली सो वी विल बी रेडी टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आफ्टर दैट, ठीक है। ऑलराइट, सो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में क्या क्या आएगा बच्चों आपके पास में, आपका जो फिगर है वो आपको ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। यहां पे हम बेसिकली अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो a ग्रेटर देन b का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके लिए शायद मैं यहीं पे लिख लेता हूं कि आपका एक्सेंट्रिसिटी वाला जो डिस्कशन है वो क्या है। यहां पे आपका a b और e किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। सो दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, ठीक है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई रिलेशन नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ऑलराइट, तो आपके पास में जो स्टैंडर्ड फिगर होता है एलिप्स का वो इस तरह से कुछ तो दिखता है। यहां पे एक एक करके सारे जो टर्म्स वो देखना स्टार्ट करते हैं। आपके पास बच्चों यहां पे बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं और 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट्स एंड 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। कौन कौन से होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट्स आपके होते हैं सेंटर, वर्टेक्स और फोकस, है ना। तो यहां पे इनके प्लूरल लिखे हुए हैं, सेंटर, वर्टिसेस एंड फोसाई, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास में एक ही सेंटर है जो कहां पर होता है, 0 0 पे होता है। हमारे पास में 2 फोकस हैं, लेट अस कॉल दोस फोकस S1 एंड S2। S1 की वैल्यू कितनी आती है, माइनस AE,0, और S2 की वैल्यू कितनी आती है, प्लस AE,0। उसके बाद हमारे पास में 2 वर्टाइसेस आते हैं, ये तो हमको पहले से पता था, है कि नहीं। तो ये वर्टाइसेस क्या है आपके, लेट अस कॉल दिस वर्टाइसेस A1 एंड A2, जो आपके वैल्यूज क्या रखते हैं, वो वैल्यू रखते हैं आपके माइनस A,0 एंड प्लस A,0। तो ये तीनों आपके कोऑर्डिनेट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर B का भी सिग्निफिकेंस आप समझ के देखो। आपके पास में यहां पे जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस को A1 और A2 पे कट कर रहा है, वो एक्स एक्सिस को A1 और A2 पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी तो कहीं कट कर रहा है। जो इलिप्स आपका वाई एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट्स कहां आएंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे, कैसे बताएंगे। वाई एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्योंकि 0 होती है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बनना चाहिए, मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस बी। y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस बी। तो इनका नाम अगर मैं b1 b2 रखता हूं तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना चाहिए, 0, b एंड 0, माइनस बी। अब हम क्योंकि ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपका b जो है वो छोटा है a से, मतलब आपका इस बार जो कंप्रेशन हुआ है वो किसके अबाउट हुआ है, वाई एक्सिस के अबाउट ये कंप्रेस्ड है। वाई एक्सिस के अबाउट इसका जो लेंथ है b1 b2 वो छोटा है, और एक्स एक्सिस के अबाउट जो इसका लेंथ है a1 a2 वो बड़ा है, ठीक है। और इसी वजह से यहां पे हमारे जो नाम निकल के आते हैं वो 2 नाम होंगे बच्चों यहां पे, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, ठीक है। हमने क्या क्या मार्क कर लिया यहां पे, तीनों इंपॉर्टेंट वर्टाइसेस, फोकस और सेंटर को मार्क कर लिया है। अब यहां पे इक्वेशंस की बात करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है, वो लिख लेते हैं पहले, उसके बाद मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कि यहां पर हमारे पास में क्या क्या है इक्वेशन के लिए, आपके पास डायरेक्ट्रिक्स 1 है विच इज x इक्वल टू माइनस a बाई ई, और आपके पास में डायरेक्ट्रिक्स 2 है
विच इज x इक्वल टू प्लस a बाई ई। उसके बाद आपका यहां पे जो a1 a2 डिस्टेंस है, क्योंकि वो ज्यादा है इस पर्टिकुलर केस में, इसलिए हम x एक्सिस को यहां पर क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस बोलते हैं। और मेजर एक्सिस आपका क्योंकि x एक्सिस है इसलिए क्या है, y इज इक्वल टू 0। और क्योंकि b1 b2 का डिस्टेंस आपका छोटा है इसलिए ये आपका हो जाएगा माइनर एक्सिस, और माइनर एक्सिस का वैल्यू क्या उतना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। यहां तक बात है समझ में, ठीक है। तो हमने यहां तक आते आते जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी सारी की सारी पैराबोला के ऊपर मार्क कर दी हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब यहां पे छोटा सा डिस्कशन और कर लेते हैं कि यार अगर कोई आपसे पूछेगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो कि ये जो a1 और a2 के बीच का डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, विच इज ऑब्वियसली इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू a, दैट इज इक्वल टू a, है कि नहीं, सॉरी 2a, दैट इज इक्वल टू 2a। मेजर एक्सिस का जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 2a, और जो आपका माइनर एक्सिस का लेंथ है वो भी यहां पे ध्यान से देखो, b1 b2 का जो लेंथ है उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस का लेंथ, और ये आ जाता है आपका 2b के बराबर। तो अगर कोई इक्वेशन पूछ रहा है तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 आपका आंसर आता है, लेकिन कोई अगर लेंथ पूछ रहा है तो 2a और 2b आपका आंसर निकल के आता है, ठीक है। ऑलराइट, ओके, यहां पे कोई एक बच्चा है मेरे ख्याल से काफी दिनों बाद आया है, वो बोल रहा है कि ये बचा हुआ है हमारा, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में होमोजेनाइजेशन। शुभम एक बार चेक कर लो बेटा, है ना, वो बहुत पहले हमने कंप्लीट कर लिया है। होमोजेनाइजेशन मैंने यहाँ पे पैराबोला के लेक्चर 1 जब हुआ था उसी दिन किया था, ठीक है। ऑलराइट, चलो, तो यहाँ पे हमारे जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि यार मैं 2020 में एग्जाम देना चाहता हूँ और मैं उसके लिए यहाँ पर पढ़ाई करना चाह रहा हूँ, देन आई गेस जो बच्चे पूछ रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे पूछ रहे हैं वो यहाँ पे मेरे ख्याल से सजेशन ले सकते हैं कि अगर अभी आप इतना ज़्यादा पुश नहीं करना चाह रहे हो, है ना, इन द लास्ट मोमेंट इफ़ यू डोंट वांट टू डू इलिप्स एंड हाइपरबोला इट वुड बी ओके, ठीक है। लेकिन अगर किसी में हिम्मत है, किसी में अगर हिम्मत है, वो यहाँ पे और भी ज़्यादा कंटेंट है पढ़ने की हिम्मत रखता है इस टाइम पे, तो उसने ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन वैसे 11th क्लास के बच्चों के लिए टॉपिक होता है, तो जो भी बच्चे यहाँ पे 2020 में एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने ये पहले से पढ़ा हुआ वैसे होना चाहिए था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आई गेस नेक्स्ट ईयर ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज ऑल दिस कंटेंट विल बी अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स हु विल बी गिविंग एग्जामिनेशन इन 2021, ठीक है। ऑलराइट, a,0 है, यस आकाश, आई मेड द चेंज, a,0। ऑलराइट, चलो, तो आपके पास में अब जो बचता है वो क्या है, LR का डिस्कशन बचता है आपका, ठीक है। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम आपका क्या होता है बाय डेफिनेशन, लेटस रेक्टम इज ए कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासेस थ्रू फोकस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासेस थ्रू फोकस। लेकिन अब यहां पे इसके दो अलग अलग फोकस हैं, इसका मतलब इसके दो अलग अलग LR भी आने चाहिए। अगर यहां पे इसके दो अलग अलग LR आएंगे, अगर इसके दो अलग अलग LR आएंगे तो यहां पर हमारे पास में टोटल 4 एंड पॉइंट्स भी आएंगे LR के। So let us try to write these points as P1 P2 P1 Q1 and P2 Q2, ठीक है। ये जो मैंने यहां पे मार्क किए हैं पॉइंट्स, इनको बोलते हैं एंड्स ऑफ LR। कहां पे LR आपका एंड हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, सो इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही आसान सा काम करना है। यहां पे जैसे AE है, यहां पे आपको पता है कि यार P2 और Q2 का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो AE ही होने वाला है, क्योंकि आप परपेंडिकुलरली ऊपर गए हो, ठीक है। तो यहां पर AE तो लिख ही देते हैं, AE कॉमा समथिंग, और ये भी कितना आएगा, AE कॉमा समथिंग, ठीक है। अब वो जो समथिंग आएगा वो कहां से निकलेगा, वो इक्वेशन में डाल के आएगा। अगर आप ऑलरेडी इक्वेशन जानते हो, ठीक है, सो लेट अस डू द कैलकुलेशन। हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऑलराइट, और जो आपके पास में पॉइंट है x का वो कितना है, AE। तो आप अगर इसके अंदर AE डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां पे AE डालेंगे तो आपके इसमें ई स्क्वायर बचेगा बस। अब मैं अगर इसको फर्दर उस साइड ले जाके कैलकुलेशन कंप्लीट करने की सोचूं तो मेरे पास में क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 1 माइनस ई स्क्वायर रिप्लेस करने के लिए मेरे पास कोई आइडिया है क्या, 1 माइनस ई स्क्वायर कैन बी रिटन एज, ठीक है, फिर से याद दिला दूं, 1 माइनस ई स्क्वायर अगेन यूज हो रहा है, कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डालूंगा तो मेरे पास में y के दो आंसर्स निकल के आ जाएंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए
y के दो आंसर निकल के आ जाएंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हो कि यहां पे ऊपर वाला प्लस के साथ में आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए और नीचे वाला माइनस के साथ में आएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। अब मुझे दूसरी बात यहां पे P1 और Q1 के बारे में क्या पता है? P1 और Q1 के बारे में मुझे ये पता है कि यार ये तो माइनस ए कॉमा समथिंग होना चाहिए और ये भी प्लस ए सॉरी माइनस ए कॉमा समथिंग होना चाहिए। सो अगर मैं इसके अंदर इक्वेशन में प्लस ए के प्लेस में माइनस ए डालूंगा तो कोई भी चेंज होगा क्या? माइनस ए डालने से भी क्या होगा? अल्टीमेटली उसका स्क्वायर होने वाला है। तो स्क्वायर होने पे आपके पास में फिर से सेम इक्वेशन बनेगी, इसलिए y के आपके पास में फिर से सेम आंसर आएंगे। ठीक है, सो यहां पर आपके पास में जो y वैल्यूज हैं वो क्या आने वाली है? बी स्क्वायर अपॉन ए एंड माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। सो आपके जो एंड्स ऑफ एलआर हैं वो आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं? एंड्स ऑफ एलआर यहां पर आपको बता रहे हैं कि लेंथ ऑफ एलआर कितना होना चाहिए? 2b स्क्वायर बाय ए होना चाहिए लेंथ ऑफ एलआर। ठीक है, तो यहां पे ये अलग से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। ठीक है, मेक श्योर दैट यू नो दिस। लेंथ ऑफ एलआर, लेंथ ऑफ एलआर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर? ऑलराइट, ओके चलो, तो यहां पे आपके पास में अगर यहां तक डिस्कशन कंप्लीट हो गया, एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज का, विच इज फोकल डिस्टेंस। और फोकल डिस्टेंस अगर आपको समझ में आ जाएगा तो वो स्टार्टिंग में जो हमने एक बढ़िया सा एनिमेशन देखा था कि आपका जो ब्लू लाइन है और रेड लाइन है उनका सम सेम निकल के आ रहा था, आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको यहां पे फोकल डिस्टेंस का लेकिन पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे बताना पड़ेगा। फोकल डिस्टेंस होता क्या है? फोकल डिस्टेंस होता है कि यार कोई भी पॉइंट है आपके पास में, आप उसका डिस्टेंस फोकस से बताओ। अब यहां पे आप मुझसे पूछोगे सर आपको पहले तो बताना पड़ेगा कि कौन से फोकस की बात कर रहे हो। तो यहां पे आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताना है जिसके अंदर आपने दोनों फोकस से डिस्टेंस बता दिया। ठीक है, फोकस 1 एंड फोकस 2 दोनों को यहां पे इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। ठीक है, सोच के देखो, यहां पे आपके पास में कोई भी अगर एक पॉइंट है, लेट अस से वो पॉइंट यहां पर है। ठीक है, दिस इज सम रैंडम पॉइंट, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एम। लेट्स नहीं तो एम तो हम यूज करेंगे, इसको पी ही बोल देते हैं, पी कहीं यूज नहीं किया है ना, इसको पी ही बोल देते हैं। चलो, पी देखने की हमको बढ़िया आदत है। तो अगर ये पॉइंट पी है, ठीक है, तो अब इसका फोकल डिस्टेंस मतलब कौन सा होगा? इस पॉइंट पी का फोकल डिस्टेंस मतलब आप यहां पे फोकस से उसका डिस्टेंस निकालोगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि फोकस से उसका डिस्टेंस मतलब S1 से भी हो सकता था और S2 से भी हो सकता था। तो हमें यहां पे दोनों रिपोर्ट करना है। एक्चुअली हमें यहां पे दोनों रिपोर्ट करना है, PS1 भी रिपोर्ट करना है और PS2 भी रिपोर्ट करना है। तो अब या तो आप बच्चों सोचोगे कि यार यहां पे हम कुछ करके डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं पॉइंट P के साथ में, लेकिन वो वैसे भी सजेस्टेड नहीं होता है। हमें क्या पता है हमेशा कि कभी भी हम अगर कोनिक सेक्शन का डिस्कशन कर रहे हैं और हमें अगर फोकल डिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़ती है तो हम डिस्टेंसेस कहां से निकालते हैं? हमेशा डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालते हैं। फिर क्या बोलते हैं? PS का जो वैल्यू है वो तो E टाइम्स ऑफ PM के बराबर है। तो हमारा रिलेशन क्या है? PS अपॉन PM इज इक्वल टू E, है ना? इस रिलेशन का यूज करेंगे, PS अपॉन PM इज इक्वल टू E, है ना? तो यहां पे आप क्या कर सकते हो? इसको 1 1 लिख सकते हो और उसी लॉजिक से आप यहां पे 2 2 भी लिख सकते हो। तो आपको यहां पे PS2 अपॉन PM2 ये भी E के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको PS1 E इंटू PM1 की मदद से मिलेगा और आपको जो PS2 मिलेगा वो भी E इंटू PM2 की मदद से मिलेगा। M1 M2 कहां पर है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये बेसिकली आपके जो डायरेक्ट्रिक्स हैं वहां से डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो आपने एक तो ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और एक आपने ये भी कनेक्ट कर दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स 2 के ऊपर M2 और ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स 1 के ऊपर M1। ठीक है, ये अब आपको डिस्टेंसेस निकालने हैं। तो आई गेस ये तो हम फिगर देख के ही बता पाएंगे। फिगर देख के बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं कि एक बार आपको क्या करना है, A बाई E डिस्टेंस में से जो P का X कोऑर्डिनेट है वो सबट्रैक्ट करना है और एक बार A बाई E डिस्टेंस में जो P का X कोऑर्डिनेट है वो ऐड करना है। आई बात समझ में? आप पहले अगर ये डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो आप पहले ही देखो कि y एक्सिस से कितना दूर है M2, y एक्सिस से A बाई E डिस्टेंस पे है, A बाई E डिस्टेंस पे, उसमें कितना एक्स्ट्रा ऐड करना है कि P कितना पीछे चला गया। तो यहां पे जो P का X कोऑर्डिनेट है वो आप ऐड करने की सोचोगे। वैसे ही अगर आप ये छोटा डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो तो आप क्या निकालोगे पहले कि डायरेक्ट्रिक्स कितना दूर है, उस दूर वाले डिस्टेंस में से हम x का कोऑर्डिनेट अगर सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपके उसमें कितना आ जाएगा? PM1 आ जाएगा। तो एक बार आपको क्या करना है, एक बार आपको डायरेक्ट्रिक्स मतलब A बाई वाले डिस्टेंस में ऐड करना है और एक बार सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आपका उसमें फाइनल रिजल्ट जो निकल के आता है वो ऐसे कुछ निकल के आता है, देयरफॉर फोकल डिस्टेंस
कितना होने वाला है, वो हो जाएगा E इंटू ए बाई ई प्लस और माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, प्लस और माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। यहां पे पॉइंट P को हमने x, y माना है। क्लियर हो रहा है? अगर आप यहां पे E अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस और माइनस EX, A प्लस और माइनस EX, ऐसा आपका वैल्यू निकल के आएगा। क्लियर हो रहा है? ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया। यहां पे बच्चे आंसर भी बता पा रहे हैं लाइव चैट में, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे देख के। चलो, तो अगर आपके पास में यहां पे फोकल डिस्टेंसेस आ गए हैं, एक फोकल डिस्टेंस आपका आया है a प्लस EX, x कुछ भी होने दो, मुझे से फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा कितना आया है, a माइनस EX, x कुछ भी होने दो, मुझे से फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, PS1 प्लस PS2 करूंगा, तो मुझे यहां पे कितना मिलेगा, 2a मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वही हमारा एक्चुअली नोट है जो हमें याद रखना है। आपका जो PS1 है, जो PS1 PS2 बोलो या फिर PS डैश बोलो, एक ही बात है, नोटेशन अलग अलग वैरी करता है बुक टू बुक। ठीक है, तो आपका PS का वैल्यू अगर a प्लस EX है और आपका जो PS डैश है वो अगर a माइनस EX है, दोनों को ऐड करके x की वैल्यू कुछ भी रहने दो, आपको तो क्या मिलेगा, 2a के बराबर ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और ये एक्चुअली इलिप्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट डेफिनेशन। वी कैन एक्चुअली डिफाइन एन इलिप्स यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, सो दिस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमें यहां पे याद रखना है। ठीक है, सो लेक्चर 1 में यहां पे बच्चों मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर दिए हैं, आप सभी बच्चों ने इसको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। दोनों फोकस से अगर आप डिस्टेंसेस को ऐड करते हो तो आपको कितना वैल्यू मिलता है, हमेशा 2a के बराबर मिलता है। एंड नाउ आई गेस यू विल बी एबल टू विजुअलाइज एंड सी कि यहां पे इस फिगर में हो क्या रहा है। यहां पर आपके पास में एक पॉइंट है जो इलिप्स के ऊपर मूव कर रहा है। ये जो दो आपको फिक्स्ड पॉइंट नजर आ रहे हैं वो क्या है, इस इलिप्स के फोकस है, इस इलिप्स के फोकस है। ठीक है, तो यहां पर इसको बोल देते हैं S1, इसको बोल देते हैं S2। अगर ये आपके S1 और S2 हैं तो यहां पर ये जो पॉइंट मूव कर रहा है, लेट अस से यहां कहीं आएगा वो पॉइंट P। ठीक है, सो किसी तो आपके लोकेशन के लिए ऐसा भी फिगर बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है, आपकी कभी तो ब्लू लाइन बड़ी है, कभी तो आपकी रेड लाइन बड़ी है, लेकिन दोनों का जो सम है वो हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट निकल के आ रहा है। और वो 10 किसके बराबर है, इसका मतलब जो 2a की वैल्यू है उसके बराबर है। क्लियर हो रहा है? यस, आप दिख रहा है सारे बच्चों को? ठीक है, तो ये एक्चुअली बच्चों आप एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, वाकई 2 पिन्स ले सकते हो, पिन अपने जो बोर्ड है उसके अंदर लगा दो। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड के अंदर, और साथ में एक स्ट्रिंग के साथ में, स्ट्रिंग को टाइट रख के आप अगर यहां पे पेंसिल को मूव करोगे तो आपको वाकई जो फिगर मिलेगा इलिप्स ही मिलेगा। ठीक है, ऑलराइट, सो आई गेस यहां पे सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि हम इक्वेशन तक कैसे पहुंचे हैं। साथ ही साथ सारे बच्चों को ये भी क्लियर हो गया है कि यार इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं, उनके वैल्यूज क्या क्या हैं। ठीक है, अपने आप ही याद हो गए ना, हमने यहाँ पे जो मार्क किया है अपने आप ही याद हो गए। ठीक है, सो आई गेस इस तरह के क्वेश्चंस अब हमें करना बहुत ही आसान हो जाएंगे। सो वी कैन बिगिन विद द क्वेश्चंस। चलो 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस इन अवर नेक्स्ट क्लास व्हिच विल बी टुमारो। ठीक है, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विद फोसाई प्लस माइनस 2,0। ठीक है, तो यहां पर आपका इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है और फोकस की वैल्यू दी हुई है। फोकस अब मुझे याद हो चुका है, मेरा जो फोकस होता है, ठीक है, वो कहां होता है, प्लस माइनस AE,0 पे होता है। लेकिन दिया हुआ कितना है, दिया हुआ है मुझे यहां पे प्लस माइनस 2,0। मतलब यहां पे क्लियरली देख पा रहा हूं कंपैरिजन करके कि a इंटू ई का वैल्यू मुझे 2 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो e का वैल्यू अगर मैं यहां पे यूज कर लेता हूं विच इज 1/2, तो मुझे a का वैल्यू पता चल जाएगा। a का वैल्यू आ गया मेरे पास 4 के बराबर। लेकिन अब यहां पे आगे प्रोसीड करेंगे कैसे, आपको अगर यहां पे फाइंड करना है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद फोकस प्लस माइनस 2,0, तो यहां पर आपको बहुत सारी चीजें एक्चुअली हिडन फॉर्मेट में दी हुई हैं। अगर आपके पास में कभी भी फोकस प्लस माइनस 2,0 के फॉर्मेट में दिया हुआ है, मतलब आपका इलिप्स हमेशा किससे मैच करेगा, जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी देखी है उसी से मैच करेगा। ऐसी चीजें बच्चों आपको डिकोड करते आना चाहिए, क्योंकि आगे जाके गड़बड़ भी होगी। आगे जाके मैं ऐसे भी फोकस दूंगा जिसके अंदर आपका इलिप्स टेढ़ा बनेगा। इलिप्स अगर आपका टेढ़ा बनेगा तो आपका इक्वेशन का आंसर इतने आसान से नहीं निकल के आएगा जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 1 में निकल के आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास में एक तो है -2,0, एक तो है आपका +2,0। मतलब ये तो तय हो गया कि एक्स एक्सिस ही आपका एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस ही आपका एक्सिस है, और ये भी तय हो गया कि दोनों फोकस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है। मतलब
ये बिल्कुल स्टैंडर्ड पैराबोला है। स्टैंडर्ड पैराबोला कैसे दिखता, स्टैंडर्ड इलिप्स से, सॉरी स्टैंडर्ड, अभी पैराबोला का जो है यहां पे फेस खत्म नहीं हुआ है शायद, ठीक है, ये स्टैंडर्ड इलिप्स से, अगर ये स्टैंडर्ड इलिप्स है देन हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां पे ऑलरेडी अगर ए आ गया है तो मिसिंग क्या है, केवल बी ही तो मिसिंग है। तो क्या मैंने यहां पे 3 स्टार कोई रिजल्ट बताया है आपको, 3 स्टार रिजल्ट मैंने क्या बताया आपको कि आपका जो बी स्क्वायर होता है दैट इज ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। आपको ए पता है, आपको ई पता है, मतलब आप यहां पे बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लोगे, तो कर लेते हैं, ठीक है। आपको यहां पे जो बी स्क्वायर निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 16 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर मतलब 1/4। व्हाट इज दैट गिविंग अस, यहां से आपका बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 कैंसिल होके 4 और 3 48 आ रहा है क्या, है ना, नहीं सॉरी आपका यहाँ पे वैल्यू कितना निकल के आएगा, एक बार फिर से चेक करते हैं, ए स्क्वायर इंटू 1/4 3/4 4 कैंसिल हो जाएगा 12 निकल के आएगा, सॉरी ठीक है कैंसिल कर दिया था, ठीक है। तो आपके इसमें ए स्क्वायर आ गया है, बी स्क्वायर आ गया, तो आपका आंसर निकल आया क्या, बच्चे यहाँ पे आंसर क्या बता रहे हैं, ए इज द करेक्ट आंसर, ऑल राइट, बहुत ही बढ़िया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर मैं भी अपने हाथों से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब कितना लिखना पड़ेगा 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब कितना लिखना पड़ेगा 12, ठीक है, इज इक्वल टू 1। उसका भी स्क्वायर मत कर देना, 12 का भी स्क्वायर मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी बी स्क्वायर निकल के आया है, ऑलरेडी यहाँ पे बी स्क्वायर निकल के आया है, सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू एक्चुअली यूज द वैल्यूज इन द फाइनल इक्वेशन, ठीक है। ऑलराइट चलो, तो आपके पास में यहाँ पे एलसीएम लेके कितना बन रहा है आंसर, यहाँ पे आपके उसमें आई गेस कितना होने वाला है, ये 4 है और वो 4 है और 3 है, तो 4 और 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 48, है ना, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, हाँ यस, ए आंसर बिल्कुल सही है आपका। ऑलराइट चलो, तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी डिड। तो यहां पे बच्चों 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन कौन सा है, जहां पर आपको इलिप्स का इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया है, आपको यहां पे इलिप्स का इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। इसका जो दूसरा पैटर्न आएगा वो क्या है, इलिप्स का इक्वेशन दे दिया जाएगा और आपको कोई ना कोई पैरामीटर फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं यहां पे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, the eccentricity of an ellipse with its center at origin, यहाँ पे सेंटर ओरिजिन पे, मतलब ये स्टैंडर्ड से मिलता जुलता कुछ तो है, ठीक है, इज हाफ इफ वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू 4। अगर एक डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 4 है, मतलब ये फिर से स्टैंडर्ड ही इलिप्स होना चाहिए, इसकी गारंटी हो गई, क्योंकि आपको जो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है वो x एक्सिस के कैसा है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ द इलिप्सिस, तो यहां पर हम एक एक करके फिर से डिकोड करना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या दिया है आपको, ठीक है। आपकी ई की वैल्यू जो है वो हाफ दी हुई है, आपको यहां पे x इक्वल टू a बाई ई देखने की आदत है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में 4 दिया है, मतलब यहां पर आपके पास में a का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 इंटू ई मतलब 1/2 होना चाहिए, तो a का वैल्यू आपके पास में 2 निकल के आता है। अगर a का वैल्यू 2 है और आपको यहां पे e पहले से पता है, अगर a का वैल्यू 2 है और e आपको पहले से पता है, देन इन दैट केस आप फिर से क्या यूज करोगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर यूज करोगे। तो यहां पर आपका ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 के बराबर, और आपका 1 माइनस ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज दैट गिविंग अस, दैट इज गिविंग अस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। फिर से आपका बड़ी आसानी से आंसर आ गया। तो आपको यहां पे बार बार क्या यूज करना पड़ रहा है, इस बात के ऊपर फोकस करवाना चाहता हूं मैं आपको अगर इलिप्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको ये बी और ए और ई वाला रिलेशन तो यूज करना ही पड़ता है, ठीक है। ऑलराइट, ओहो बच्चे बोल रहे हैं डर लग रहा है मेंस के लिए, यार मेंस के लिए अभी डरने से तो कोई काम नहीं होने वाला, ठीक है। आपको अगर एडवाइस ही चाहिए तो आप ये सोचो कि आपको तो अपना बेस्ट देना है, ठीक है, आपको अपना बेस्ट देना है। यहाँ पे किसी बच्चे का अगर लेटेस्ट से 2-4 चैप्टर छूटे हुए हैं, तो उसने AR1 बनने के सोचना ही नहीं है ना, क्योंकि आप अगर सोचोगे कि AR1 बनना है तो प्रेशर आएगा, अननेसेसरी प्रेशर आएगा। आप सोचोगे मैं 1 महीने के अंदर सारे तीनों चारों चैप्टर भी करता हूँ, ठीक है। और इंडिया में किसी का भी बच्चों, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरा तो IIT क्लियर भी हो गया था, ठीक है, मैं बता रहा हूँ नहीं होता है रेडी, ठीक है, रेडी नहीं होता है तो भी आपका जो है IIT निकल जाता है। तो अभी तो आपका जनवरी में मेंस है यार, मेंस तो निकल ही जाएगा ना, ठीक है। आपको अगर बेसिक लेवल पे भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, आपका मेंस अच्छा जाएगा,
लेकिन आप अगर ऑलरेडी प्रेशर में आ जाओगे ना तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो बहुत निगेटिव डायरेक्शन में आपको ले जाएगा। ठीक है, आपके मतलब हाथ नहीं चलेंगे, आपका दिमाग नहीं चलेगा, आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएंगी। ठीक है, और ये सब जब हो जाएगा तो आपको लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन नहीं थी इसलिए आपके नंबर नहीं आए, बट दैट इज नॉट राइट। आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी ठीक है। यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ कि यार हाँ, जो हमें आता है वो भी अगर मैं करके आ जाऊंगा ना तो मेरी अच्छी रैंक आ सकती है। इस थॉट के साथ में जाओ आप एग्जाम देने। ठीक है, आपकी बढ़िया रैंक आएगी। बिल्कुल यहाँ पे ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि यार अभी बहुत प्रेशर आ गया है और कुछ यहाँ पे रेडी नहीं है, बहुत सारा बैकलॉग हो गया। वो सारी बातें अभी आप लोग मत सोचो। ठीक है, 2020 वाले, 2021 वालों ने क्या सोचना है? 2021 वालों ने ये सोचना है कि अभी तो बहुत आपको मेहनत करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे एलिप्स के बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पे जो है महारत हासिल करनी है। ठीक है, ऑलराइट, चलो। सो यहाँ पे बच्चे आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। बी स्कोर का आंसर आ गया, ए स्कोर का आंसर आ गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करो। आई गेस हाँ, यहाँ पे बच्चे जो बता रहे हैं बी आंसर आई गेस बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेना तभी। चलो तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यहाँ पे आपको जो थ्योरी है वो एलिप्स की पूरी तरह से समझ में आ गई है, क्योंकि इसके आगे ज्यादा समझने वाली बातें हैं ही नहीं। ठीक है, एक छोटा सा हम नेक्स्ट क्लास में कंसेप्ट पढ़ेंगे विच इज ऑक्सिलरी सर्कल, विच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी स्टडीड इन पैराबोला। पैराबोला में इस टाइप का कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल एक चीज़ है जो हमें पढ़ना होगी बिफोर यू कैन मूव ऑन टू पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिप्स। बस उतना सा ही डिफरेंस है। उसके बाद में आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल जो थ्योरी है पैराबोला से मैच कर रही है। ठीक है, पैराबोला में जो टॉपिक्स आए थे एक्जैक्टली वही टॉपिक्स फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गए। सो दैट्स व्हेन यू विल एक्चुअली गेट सम कॉन्फिडेंस कि हाँ एलिप्स भी एक्चुअली कर सकते हैं। ठीक है, चलो, लेकिन आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, है ना। और बहुत कुछ था मेरे पास पढ़ाने के लिए, लेकिन टाइम तो टाइम है। ठीक है, टाइम जब मिलेगा तो इसको और अच्छे से करेंगे। चलो तो, लेकिन बच्चों आपको अगर यहाँ पे चीज़ें अगर सुन के समझ में आ रहा है तो आप सोचो कि आपके पास में अगर अनअकैडमी प्लस जैसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे एक नहीं दो नहीं, यहाँ पे 60 टीचर्स हैं और आप किसी से भी पढ़ सकते हो, इंडिया के टॉप टीचर्स हैं, तो कितना मजा आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे जिन टीचर से पढ़ रहे हो उन्हीं के साथ में अगर आपको डाउट डिस्कशन का भी मौका मिले तो कितना मजा आ जाएगा। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू रियलाइज कि अनअकैडमी प्लस आपका एक ज्वाइन करना लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है। ठीक है, एंड डोंट शाई अवे फ्रॉम डूइंग सच इन्वेस्टमेंट्स ऑन योर सेल्फ। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा पैसा अगर खर्च कर रहे हो तो वो आपके जो है अपलिफ्टमेंट के लिए ही, आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए ही है। ठीक है, आपको इससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे अगर आप वाकई अनअकैडमी प्लस के ऊपर आके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो। ठीक है, चलो तो अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो अनअकैडमी प्लस, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, है ना। और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो समीर लाइव कोड फॉर 10% डिस्काउंट। अगर आपको लग रहा है कि प्राइजेस यहाँ पे जो दी गई हैं ज़्यादा है, आप यहाँ तक आना चाहते हो, आप इस तरह का कोड यूज़ करो समीर लाइव। ठीक है, और आई गेस जितने जल्दी बच्चे ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा उनका फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको बाद में क्या करना पड़ेगा, जो सेशंस हो चुके हैं उनका रिकॉर्डेड लेक्चर देख के अपना बैकलॉग क्लियर करना होगा। ठीक है, अभी वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, जो लाइव चल रही हैं, डिस्कशन के साथ में जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आती है। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट वाज वन अनदर पीस ऑफ एडवाइस अपार्ट फ्रॉम मेंटेनिंग कामनेस एंड बिलीविंग इन योर सेल्फ, जो मैंने बोला है ना। यहाँ पे जो अभी बच्चे जस्ट देने वाले हैं उन्होंने सबसे पहले तो यार अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जो भी हमने इतनी मेहनत की है ऐसा भूल थोड़ी जाएंगे आखिरी दिन। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ पे 15 दिन के अंदर बहुत कुछ उखाड़ लेंगे। ठीक है, आपको आखिरी 15 दिन में क्या करना होता है, आखिरी 15 दिन में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप प्लस प्लेटफॉर्म के जैसे मोड के थ्रू कर सकते हो, जहाँ पे हम रेगुलरली क्लासेस रहे हैं बच्चों की, या फिर आप अपने लेवल पे कहीं से क्वेश्चन निकाल लो, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, अल्टीमेटली यू नीड टू एनालाइज कि आप यहाँ पे कितने स्पीड से और कितने एक्यूरेसी से क्वेश्चंस अब कर सकते हो। ठीक है, उन क्वेश्चंस में जो गड़बड़ होगी उनके थ्रू आप चीजें सीखो और अपने एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, चलो तो बच्चों आपने अभी तक भी अगर अनअकैडमी जेई को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। आपको यहाँ पे कंटेंट के साथ साथ डेली मोटिवेशन और एडवाइस भी मिलती रहेंगी। ठीक है, और आप यहाँ पे हमारी हेल्प कैसे कर सकते हो, आप जल्दी से इसको लाइक करके शेयर कर सकते हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर विद द हैशटैग JLiveDaily। एंड इफ यू वांट अस टीचर्स टू लुक एट योर पोस्ट देन यू कैन ऑल्सो टैग अस एंड दीज आर आवर हैंडल्स। यू कैन टैग मी विद द हैशटैग Samir_IITR। ठीक है, और आपको हर बार की तरह नोट्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, उनको डाउनलोड करो ताकि आपका रिविजन यहाँ पे सही तरीके से हो पाए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।